नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंटों वाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग एसएससी जीडी का जो है कि प्रैक्टिस करेंगे और इसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर में सारे सवाल आए हुए हैं, तो उससे हम लोग देखेंगे। आज से पहली बार हम ये काम करने जा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाने आए हैं पहली बार, और आगे भी आशा करता हूँ कि मैं आता रहूँगा और ये आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए आप अटूट अटल विश्वास के साथ डटे होंगे कि एक न एक दिन हम कहीं न कहीं हमारे जो है कंधे पे राइफल होगी और हम जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, कुछ भी हमें एक पोस्ट मिलेगी जो वर्दी वाली होगी। गांव के लड़कों का एक जुनून होता है कि हमें वर्दी मिले, तो उस वर्दी को पाने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना पड़ेगा। पहले रिटेन होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। तो पहले आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। और सहयोग केवल इतना करेंगे कि अभी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर होगा। हम नया सवाल या फिर पुराना सवाल कोई नहीं इसमें होगा, केवल प्रीवियस ईयर, जो कि आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल पीछे आ चुके हैं। और आगे एसएससी जो है कि पैटर्न को ज़्यादा बदलती नहीं है, एक ही पैटर्न को फॉलो करती आई हुई है और आगे भी करेगी। लेकिन इस बार हुआ है कि टेंडर का डेट ख़त्म हो रहा है, तो टेंडर का जो है कि टेंडर कोई और कंपनी लेगी। तो एसएससी ने कहा कि बहुत हो गए सारे लड़के हैं, और टीचर कह रहे कि सवाल बहुत सरल सरल आ रहे हैं, तो आगे चल के आशा करते हैं या फिर कि सवाल जो है एसएससी में अच्छे अच्छे आएँ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सारे जो प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे सवाल हैं हम उसको देखते हैं और आज से पहला सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि है ये नल और टंकी वाला है। बोला है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। एक टैंक है जो कि इसमें 2 पाइपें लगी हैं। ये पाइप ए हो गई जो कि इसको भरने में कितना समय ले रही है, 15 घंटे का। और इसी के साथ जो है कि पाइप बी है, ये पाइप बी हो गई जो इसको कितने घंटे में भर रही है, 18 घंटे में। तो बोला है कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कुछ न कुछ इसमें इतने समय में भर जाएगा या फिर इतना ये भरी जाएगी। तो अब आजकल के ज़माने में एक्स तो मानते नहीं हैं, तो इसको हल करने के लिए जो समय दिया रहता है ये 15 हो गया और ये 18 होगा। इसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो माना कि ए जो है 15 घंटे में भर रहा है और बी जो है 18 घंटे में भर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90। अगर ए जो है 15 घंटे में 90 यूनिट भर रहा है, बी 18 घंटे में 90 यूनिट भर रहा है, तो ए 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 90/15 यानी कि 6 यूनिट। यानी कि 1 घंटे में जो है ए 6 यूनिट भरेगा। उसी प्रकार बी 18 घंटे में 90 यूनिट भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 18×5 = 90, 5 यूनिट ये भरेगा। 1 घंटे में 6 यूनिट ये भर रहा है, 1 घंटे में 5 यूनिट ये भर रहा है, तो टोटल 1 घंटे में कितना यूनिट दोनों मिलके भरेंगे, 11 यूनिट। और इनको कितना भरना है, 90 यूनिट। और हमसे बोला क्या है,
कि दोनों को खोल दिया जाए तो 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, यानी कितना 2/3 भाग, 2/3, मतलब कि इतना समय इनको भरने में लगेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से काटेंगे, कितना बार जाएगा, 30 बार, 30 दूनी 60, 60/11, तो समय कितना आ गया, 5 सही 5/11 घंटा। आंसर कितना है, बी। 5 सही 5/11 घंटे में 2/3 भाग ये उस टैंक को भर देगा। चलते हैं अगले सवाल पे। ये है चाल समय दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। बोला है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार कर सकता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। सड़क की लंबाई कितनी है, 1600 मीटर, और समय उसको कितना लग रहा है, 4 मिनट। तो उसकी गति पूछा है, यानी चाल पूछा है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमसे पूछा है किलोमीटर में और दिया है मीटर में, तो समय कितना दी, दूरी कितना दी है, 1600 मीटर, और समय कितना लग रहा है, 4 मिनट। जब मीटर में दिया है और मिनट में दिया है, हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 60/1000 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा किलोमीटर मीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। 3 0 से 3 0 खत्म, 4 चौका 16, तो 6 चौके 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी जो है ये चाल आ गई कि उसकी चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर कितना हुआ, डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक ये है ट्रेन वाला सवाल। अगर कोई ट्रेन है, किसी प्लेटफार्म को या फिर टनल को या किसी सुरंग को जब पार करती है, तो वो ट्रेन जो है अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई, दोनों की लंबाई जब हम ऐड कर देंगे, तभी जाके उसकी जो पता चल पाता है कि हमारी ट्रेन क्रॉस कर चुकी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन यहाँ से आ रही है और ट्रेन की गति ज्ञात करना है, तो जब हमारी ट्रेन अगर क्रॉस करेगी, अगर यहाँ आई तो अभी यहाँ तक पहुँची है, और ये ट्रेन की लंबाई जब यहाँ, इसकी लंबाई जब इसको ढक जाएगी, तो इतना तो समय लिया ही, और बाकी ये भी समय उसने लिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ऐसे सवाल में हम निकालते हैं, तो जितनी हमारी टनल की या सुरंग की या फिर किसी भी चीज़ की दूरी और ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तब उसकी एक्चुअल दूरी पता चलती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की इतना दूरी वो चलेगी, तभी वो सुरंग को या टनल को पार करती है। तो बोला है कि 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, यानी चाल, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 725 मीटर और प्लस 235 मीटर, क्योंकि दोनों की दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी, तभी ट्रेन उसको क्रॉस कर पाएगी। तो 725 प्लस 235 बटा के 48 सेकेंड, ये क्या होगा, ये हमारा मीटर में दिया है और ये हमारा सेकेंड में दिया है, तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन हमको निकालना किस में है, गति ज्ञात कीजिए, और हमें निकालना किस में है, किलोमीटर प्रति हावर में। हमारा ऑप्शन किस में दिया है, किलोमीटर प्रति हावर में। तो जब हम मीटर प्रति सेकेंड से, अगर हम मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति हावर में जाते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से किलोमीटर प्रति हावर।
तो यहाँ भी हमें मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति हावर में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। तो 725 प्लस 235, 35 और 25 60, और 700 प्लस 200 900, तो कितना आ गया? 960/48 गुणे 18/5। तो 48 से 960 को काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 48 दूनी 96, 20 बार, और 5 से 20 को काटेंगे 4, तो कितना है? 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। कि जब इतने मीटर की लंबी ट्रेन है, इतने मीटर सुरंग को पार करती है और 48 सेकेंड में पार करती है, तो उसकी एक्चुअल जो है स्पीड कितनी आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? सी। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4। एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है तो तैराक को 6 किलोमीटर प्रति 6 किमी धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लगेगा? यह एक तैराक है जिसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की जो है स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है कि जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है और बहाव का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोला है कि 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि उसको 6 किलोमीटर दूरी तय करनी है, वो भी धारा के विपरीत दिशा में तय करनी है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि यदि हम धारा के दिशा में अगर जाते हैं, मतलब जिधर धारा बह रही है अगर उधर हम जाते हैं तो हमारी जो है धारा के साथ और हमारी स्पीड दोनों जुड़ जाती है। यदि धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा अगर इधर से जा रही है और हम इधर से आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारी और धारा की दिशा का डिफरेंस हो जाता है, यानी घट जाती है। तो वही सवाल है और इसमें समय पूछा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस कितना दिया है? 6 किलोमीटर 6, और स्पीड जो तैराक की स्पीड है वो 12 किलोमीटर है और नदी की जो स्पीड है कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी मैंने बताया कि जब हम विपरीत दिशा में तैरते हैं तो स्पीड क्या होती है? घट जाती है। तो 12 में से हम 2 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पूछा, तो कहा है कि उसका समय कितना लगेगा। ये दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे में और ये भी दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर में दिया है, लेकिन हमारा ऑप्शन दिया है मिनट में। तो हमको यहाँ भी क्या करना होगा? मिनट में बदलना होगा। तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से गुणा कर देते हैं। तो कितना आया? 12 में से 2 गया 10 इंटू 60, 10 से 60 को काटेंगे कितना बार? 6 बार। तो कितना आएगा? 6 6 के 36 मिनट। आंसर हमारा बी। यह बी सी कुछ भी है, आंसर आ गया 36 मिनट। थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? बोला है कि एक व्यक्ति निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 कम हो तो धनराशि क्या है? कोई व्यक्ति है 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। तो बोला कि यदि 6 वर्ष बाद धनराशि से, यानी जो हम धनराशि लेते हैं उससे 5600 कम हो जाती है, तो धनराशि क्या है? अभी हम इसको बताते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू से, और आगे जब हम पढ़ाएंगे और हमारी टीम पढ़ाएगी तो तब वहाँ हम रेशियो मेथड से और ट्री मेथड से या फिर जो भी मेथड हो, बेसिक मेथड से हम सब वहाँ बताएंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आपको हम फ्रैक्शन वैल्यू से बताते हैं कि क्या कैसे होता है। 5% साधारण ब्याज, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/100, और इसको काटेंगे कितना आएगा? 1/20। इधर लिख लेते हैं तो कितना होगा? 1/20।
20। ऐसे सवालों में जब हम साधारण जो हमारा ब्याज आता है उसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, अगर उस पर हल करते हैं तो हमेशा ये हमारा नीचे वाला क्या आता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, और उसके बाद हमेशा जो ऊपर हमें मिलता है, ऊपर जो वैल्यू आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा ब्याज है। तो कितना है, 1 रुपये। 1 रुपये क्या है, ये ब्याज। तो हमें 20 रुपये पे कितना ब्याज मिला है, 1 रुपये। तो बोला है 6 वर्ष बाद, यानी कि पहले साल में 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला है, तो 6 वर्ष बाद यानी कि प्रत्येक वर्ष जब हमको 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो 6 वर्ष ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1/20 में 6 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 6/20। तो बोला है कि धनराशि से जो है कम हो जाती है, यानी कि हमारी मूलधन क्या है, प्रिंसिपल, और ब्याज हमें कितना मिला है, 6 रुपये, तो कम कितना हो गया, तो आई वैल्यू हमारी 14। 14 का मान ही हमें कितना दिया है, 5600। 14 का मान कितना दिया है, 5600। तो कितने गुना है, 14 चौका 5600, यानी 400 गुना है। जब ये 400 गुना है तो हमारा साधारण ब्याज भी 400 गुना होगा और हमारा मूलधन भी 400 गुना होगा। मूलधन हमने क्या माना था, 20, तो हमें वही पूछा है, धनराशि पूछा है यानी मूलधन पूछा है, तो 20 का भी मान कितना होगा, 400 गुना। तो 20 का मान अगर 400 गुना है तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। यही हमारा प्रिंसिपल है, यही हमारा मूलधन है। आंसर कितना आ गया, 8000। चलते हैं अगले सवाल पे। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट बट्टे का सवाल, यानी कि सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है, 2 डिस्काउंट के बाद यदि हमें एकल डिस्काउंट निकालना होता है तो हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, a+b माइनस a/b बटा के 100। हमारा a का मान दिया है 40% और b का मान कितना दिया है, 20%। तो a का मान कितना दिया है, 40% प्लस b का मान 20% माइनस a 40 इंटू b 20 बटा के 100। 0 से 0 काट देंगे तो 40 + 20 60 और माइनस 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 52%। आंसर ए सही है। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब है कि यदि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया रहता है और हमें एकल छूट पूछी होती है तो एक बेसिक सा फार्मूला आता है, और इसको और मेथड से लगा सकते हैं। जब हम इसको पढ़ाएंगे तब इसको हम बताएंगे अलग अलग तरीके से, फ्रैक्शन वैल्यू से भी बताएंगे और इसके बेसिक फार्मूला से भी बताएंगे, और जो भी तरीके होंगे हम सबसे बताएंगे। तो हमारी आंसर कितना आएगा, 52%। चलते हैं अगले सवाल पे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये लाभ हानि, कोई भी एग्जाम होता है, लाभ हानि का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 1 या 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होती जहां लाभ हानि ना पूछा जाए, चाहे SSC GD हो, चाहे SSC MTS हो, चाहे SSC CGS से चस्सल हो या CGL हो या पुलिस का कोई भी एग्जाम, लाभ हानि का सवाल हमेशा आता ही है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। हमारा ASP कितना दिया है, ASP रेशियो CP दिया है कि 3:4। तो इसको हम आसान या सरल भाषा में पढ़ सकते हैं कि यदि हमारी कोई वैल्यू है जिसकी कीमत 4 रुपये है, अगर उसको हम 3 रुपये में बेच देते हैं, तो आप ही बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि 4 रुपये की वस्तु अगर 3 रुपये में बेची जाती है तो हमें हमेशा हानि ही होगी। तो 4 रुपये की वस्तु कितने बेच रहे हैं, 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का लॉस होगा, 1 का लॉस होगा। इसको अगर परसेंटेज में बदलते हैं, जब परसेंटेज में बदलते हैं या फिर परसेंटेज निकलता है, लाभ निकलता है या फिर हानि निकलता है, तो हमेशा किस पे निकलता है, CP भी निकलता है। CP को बेस मान के निकालते हैं।
तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है और किस पे हो रहा है, सीपी पे, यानी 4 रुपये पे। जब इसको परसेंटेज हानि या परसेंटेज में लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो 4 को जब हम 100 से 4 को जब 100 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 25। तो लॉस कितना हुआ, 25% की क्या हो गई, हानि। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी या सी, कुछ भी कहें, आंसर आ गया कितना, 25%। चलते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा औसत भार वाला सवाल है, औसत का सवाल। औसत भी हमेशा एक, या इसका वेटेज ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी किसी शिफ्ट में आता है, कहीं नहीं आता, मतलब कहने का मतलब है कि ये आता ही, मतलब कि आता है, ज़्यादातर आता है, लेकिन एक से ज़्यादा सवाल इसके नहीं आते किसी में। तो बोला कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार 55.5 किग्रा है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा। 80 छात्र हैं जिसमें 40% लड़कियां हैं, तो 80 का 40% निकालेंगे, 80 का 40%, तो 80 का 40% निकालेंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 यानी 2 जीरो, तो परसेंटेज से ऊपर का 2 जीरो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8 चौका 32। फिर बोला है कि लड़कों का औसत भार, यानी कि अगर 80 में से 32 लड़कियां हैं तो हमारे लड़के कितना आ गए, 80 माइनस 32, ये हमारी क्या है, गर्ल। तो बॉय हमारे कितने आ जाएंगे, 80 में से 32 घटाएंगे कितना आ गया, 48, यानी 48 बॉयज। तो बोला है कि जो लड़के हैं उनका औसत भार कितना है, 55.5 किग्रा औसत भार दिया है, और हम उनका योग निकालेंगे। हमें क्या पूछा है कि लड़कियों का औसत भार, तो 80 छात्रों का औसत भार दिया है इतना, और 48 छात्रों का औसत भार दिया है इतना। जब इन दोनों का योग निकाल के पूरे छात्र में से लड़कों का भार घटा देंगे तो हमारा लड़कियों का क्या निकल जाएगा, योग भार। जब योग भार निकल जाएगा तो योग भार में हम पूरी लड़कियों की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा लड़कियों का औसत भार आ जाएगा। तो हम निकालते हैं कि 48 जो है, 48 लड़कों का औसत भार 55 किग्रा दिया है, तो इनका सम निकालेंगे, 48 गुणे 55.5। तो 48 इसका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40 के जीरो, 8 5 40, 4 44, 8 5 40, 4 44, 4 5 20 के जीरो, 4 5 20 2 22, 4 5 20 2 22, यानी 0 4 4 4 2 6, 4 2 6 और 2, कितना आ गया, 26 और 64, 2664। इतना क्या आ गया, लड़कों का योग भार आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें दिया है कि 80 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है, 54 किग्रा। तो जब हम इसका योग निकालेंगे, इसका योग कितना आ गया, 0 8 चौका 32 के 2, 8 5 40 3 43, ये पूरी कक्षा का योग भार है और ये लड़कों का भी योग भार है। जब हम लड़कियों का योग भार निकालेंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 6 गया 5 और 6 और कितना बचा 1। इतना क्या हो गया, लड़कियों का जो है कि योग भार आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, उनका औसत भार। तो औसत भार निकालने के लिए पूरे योग भार में हम क्या करते हैं कि लड़कियों की संख्या जितनी होती है उससे भाग देते हैं, तो हमारी क्या आ जाता है, औसत भार 32 पाँचे 160, 32 पाँचे कितना हो गया, 160, बचा कितना 56, फिर 32 से कम 32, समथिंग 51.75 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे। रेशियो का सवाल है, हमसे पूछा है, इतना दिया है और फिर हमसे A रेशियो B रेशियो C पूछा है।
तो जरूरी नहीं है कि केवल यही साइन ही हमारा रेशियो होता है, हमारा बटे वाली वैल्यू भी रेशियो ही कहलाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं A रेशियो B बराबर 7:9, B रेशियो C बराबर 3:5। तो हमको क्या निकालना है, A रेशियो B रेशियो C, तो कितना आ गया 7:9, और B रेशियो C कितना दिया है, जो जो हमसे वैल्यू दी रहती है ठीक हम उसके नीचे लिखते हैं। ये नहीं कि हमारी B की वैल्यू B और C की दी है 3:5, तो हम उसको यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, ये गलत हो जाएगा। तो B रेशियो C कितना दिया है 3:5। जब हम इसको 3 या 4 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि हम इसमें कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या होती है, हमारी कॉमन क्या है B है, तो B को हम बराबर करते हैं। तो B को बराबर करते हैं तो यहाँ 9 दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो हमें दोनों को बराबर करना है। तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो ये भी 9 आ जाएगा, और ये तो पहले से 9 है ही। एक दूसरी है, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, और इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। सात रेशियो 9, 3:5। तो लगा हल करेंगे इसको, 7 तिली के 21 रेशियो 9 तिली 27 रेशियो 9 5 45। तो अब इसको सिंप्लीफाई, और भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तब तक करेंगे, क्योंकि हमें रेशियो में निकालना है। रेशियो में एक्चुअल वैल्यू नहीं आती, उसका रेशियो आता है। तो इसको काटेंगे 3 से, 3 7 21, 3 9 27, और 3 15 3 45, यानी आंसर कितना आ गया 7:9:15। ये हमारा A रेशियो B रेशियो C का मान आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे। ये शायद दोबारा से सवाल आ गई है, इसको हटा देते हैं। अब ये हमारा पूछा है SI और CI का मिक्स सवाल। बोला कि कोई धनराशि 7 वर्षों में साधारण ब्याज से 70% बढ़ जाती है, यदि 8,000 3 वर्ष में उसी ब्याज दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमें कोई धनराशि है जिसका 7 वर्ष में 70% साधारण ब्याज हो जाता है। यदि 7 वर्ष में 70% हो जा रहा है, यदि 7 वर्ष में 70% हो जाता है, तो एक साल में कितना होगा 70/7। तो एक साल में कितना आ गया 10%। ये हमारा रेट आ गया। जब हम, अब हमारा रेट आ गया, प्रिंसिपल दिया है और समय दिया है, तो हमसे पूछा है साधारण ब्याज। तो CI निकालने के लिए मेथड आते हैं बहुत सारे, बहुत टीचर अपने अपने मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे सरल इजी जो होता है रेशियो मेथड, उसी से हम देखेंगे इसको। और बाद में जब इसकी प्रॉपर क्लास चलेगी तो आपको ट्री मेथड, सक्सेसिव मेथड, और उसके बाद बेसिक मेथड और रेशियो मेथड दोनों पढ़ाया जाएगा, 3 या 4 मेथड। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। 10% का फ्रैक्शन मान का क्या होता है 1/10। 10 क्या है प्रिंसिपल। अभी पिछली सवाल में बताए थे हम सारा कि ये प्रिंसिपल होगा, और ऊपर वाला हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या हो गई ब्याज। तो हम 10 रुपए पे कितना रुपए ब्याज मिल रहा है 1 रुपए। तो हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 10 + 1 11। तो अगर रेशियो मेथड से हम इसको देखेंगे तो 10 रुपए पे ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा होगा प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारा अमाउंट। तो 10 रुपए पे 1 रुपए अगर हमको ब्याज मिल रहा है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपए। यही चीज कितनी बार मिलेगी हमको 3 साल तक, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज हमको 3 सालों तक मिलेगी। या तो हम इस 3 साल जितना समय दिया रहता है उसके ऊपर घात चढ़ा देते हैं, या फिर उसको हम उतनी बार लिख देते हैं, यानी कि दूसरे साल भी 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 रुपए। फिर तीसरे साल में भी हमें 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 11 रुपए। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है।
तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब 1331। तो हमारा यहाँ से ब्याज क्या मिलेगा, अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल घटाते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है ब्याज। तो 1331 रुपये में से जब हम 1000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 331 रुपये। तो बोला है कि 1000 पे 331 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। यही 1000 का मान हमें कितना दिया है 8000। 1000 का मान हमें कितना दिया है 8000। तो 1000 का मान 8000 दिया है, कितने गुना दिया है 8 गुना। जब हमारा प्रिंसिपल 8 गुना है तो हमारा अमाउंट भी 8 गुना होगा या फिर ब्याज भी हमारा कितना गुना होगा 8 गुना। 1331 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 तिली के 24 के 4, 8 तिली के 24 दू 26 रुपये। इतना हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा, वो भी कितने की दर से 10% की दर से 3 वर्ष बाद। तो हमारा कितना आ गया 2648 रुपये। इसमें है नहीं, लिख देते हैं हम 2648 रुपये ब्याज मिलेगा हमको। चलते हैं अगले सवाल पे। यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4:5 के अनुपात में बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में घटाई जाती है, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा। किसी आयत की जो लंबाई है वो 4 से 5 कर दी जाती है, यानी 1 बढ़ा दी जाती है, और जो उसकी चौड़ाई है 3 से 2 कर दी जाती है, यानी 1 घटा दी जाती है। तो पहले लंबाई हमारी कितनी थी 4, बाद में हमारी कितनी हो गई 5। चौड़ाई पहले कितनी थी, चौड़ाई पहले 3 थी, बाद में कितनी हो गई 2 हो गई। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो किसी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 4 तिहाई 12, कितना पहले कितना थी 12, फिर 5 दूनी 10, यानी कि जब 4 से 5 कर दी गई और 3 से 2 कर दी गई तो हमारा क्या हो गया 12 से 10 हो गया, यानी कि 2 कम हो गया। तो हमसे पूछा है कि अनुपात, इसका पूछा है कि अनुपात किसमें कम होगा, यानी कि पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था 12 रेशियो, और बाद में कितना हो गया 10, तो किसमें कम हो गया 12, कितना कटेगा 6, और ये 2 से 10 5 बार में, यानी कि पहले 6 था और बाद में 5 हो गया, यानी कि आंसर कितना आएगा 6:5। इसमें भी नहीं दिया आंसर, कितना आ जाएगा 6:5, आंसर डी। चलते हैं अगले सवाल पे। ये है प्रतिशत का सवाल। प्रतिशत जो है कि एसएससी जीडी हो या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम होता है, उसमें हर एक सवाल परसेंटेज से आते ही हैं, कभी कभी 2 हो जाते हैं, यानी कि ये हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और एसएससी जीडी में या सीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि, ये सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो कि बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमको मान रखते हुए जाना है। वो तो बोला है कि क्या कहा है ए का 15%, ए का कितना, ए का 15%, बी के 45%, बी के मतलब गुणा, बी के 45% के बराबर है, यानी ए का 15% बी के 45% के बराबर है। तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर होता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और 15 तियां 45, तो a और b इधर आ जाएगा, a बटे b, और 3, और यहाँ 1 बचेगा, 1 इसके बटे में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की हमारी वैल्यू 3 आ गई और b की हमारी वैल्यू 1 आ गई। तो बोला है a माइनस बी का एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज में या फिर कहीं भी, जिसके साथ का जुड़ा होता है वही हमारी बेस वैल्यू होती है, यानी वही बेस वैल्यू होती है। और बेस वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो बोला है
कि a माइनस बी का कितना प्रतिशत a है, यानी कि a बटे a माइनस बी कितना। अब परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करके और परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं। तो अब इसका मान हम रख देंगे, a का मान कितना दिया है 3, और a माइनस बी कितना आएगा, 3 में से 1 गया, कितना आया 2 इंटू 100%। इसको काटेंगे 50 बार में, और 50 का गुणा 3 बार में 150%। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 150% के बराबर है आंसर बी। अभिषेक भाई इसमें आ नहीं रहा है यार, आधा से ज़्यादा जो ऑप्शन है हमारा गायब हो गया है। चलते हैं अगले सवाल पे। ये है बोर्ड मास का। बोर्ड मास में क्या होता है कि बोर्ड मास बी हमें बचपन से पढ़ाया गया है, शायद 1 या 2 या एलकेजी में थे तभी से हमें बोर्ड मास पढ़ाया जाता है। बी से क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हम क्या तोड़ेंगे, ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ, यानी ऑफ जो लगाता है ऑफ या फिर का, फिर उसके बाद डी से यानी डिवाइड यानी भाग, फिर एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए से ऐड यानी जोड़ते हैं, फिर उसके बाद सबट्रैक्ट यानी घटाते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर ऑफ को तोड़ते हैं, फिर भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाना। तो वही सवाल है, कितना दिया है 6 + 3 ऑफ 7 - 5 भागे 2 ऑफ 11। तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी अगर छोटा ब्रैकेट दिया होता तो उसको हम एक ही बार में तोड़ देते। बड़ा ब्रैकेट दिया है तो इसको पहले अंदर का हल करेंगे, तो उसके बाद क्या बचता है, ऑफ बचता है, तो ऑफ को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 + 3 ऑफ का मतलब गुणा, फिर 7 - 5 भागे 2 ऑफ का मतलब गुणा इंटू 11। यहाँ ये दे दिया है, तो अगर भाग रहता फिर भी हम इसको ही तोड़ते, क्योंकि हमारा ये गुणा नहीं है ऑफ है। तो कितना आएगा 6 + 7 × 21 - 5 भागे 11 दूनी 22। तो 21 + 6 कितना हो जाएगा 27। 27 में से 5 घटेंगे, कितना बचेगा 22 भागे 22। 22 से 22 खत्म, कितना बार में, एक बार में। हमारा आंसर सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। एलसीएम एचसीएफ का सवाल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका मस यानी एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम बताइए। यही सवाल सेम टू सेम यही सवाल, केवल डाटा बदल बदल के बहुत सारे शिफ्टों में पूछी गई है। 2021, 22 और 23 हर साल एसएससी जीडी में ये सवालें पूछी जाती हैं। तो हमारा अनुपात दिया है, ये संख्याएं दी हैं और ये एचसीएफ दिया है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारी जो दोनों संख्याएं होंगी उनमें से जो दोनों में कॉमन होगी, यानी इसमें भी रही होगी और इसमें भी रही होगी, और सबसे बड़ी संख्या यानी कि हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 4 इसमें भी रहा होगा, इसमें भी रहा होगा। जब हम संख्याएं निकालेंगे तो हम ये एचसीएफ जो होता है, अगर इन दोनों में गुणा कर देंगे तो वो हमारी संख्या निकल जाएगी। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 11 × 4 और उसके बाद 17 × 4। ऐसा हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि मसा का मतलब यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है। यही देख लीजिए, हमारा संख्या जो है पहले इतना ये थी और ये थी, अगर इसमें से हम अगर 4 एचसीएफ ले लिए तो हमारा कितना बचा 11:7। और जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो। तो 11 इसमें है और इसमें नहीं है, तो हम 11 को लेंगे। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 को भी लेंगे, और 17 भी है तो 17 को भी लेंगे।
17 चौके 68, 68 गुणे 11, 11 8 88, 11 छक्का 66, 66 8 74, 748। तो संख्या हमारी कितनी आ गई? 748। इसमें भी नहीं दिया है आंसर। 17 चौके कितना आ जाएगा? 748। चलते हैं अगले सवाल पे। ये है इकाई का अंग ज्ञात करना। इकाई का अंग ज्ञात करने के लिए भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। हमारी जितनी भी पावर हो, पावर को छोटा किया जाता है, और पावर को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि 4 से भाग दे देते हैं। तो इकाई इधर कितना भी बड़ा अंक हो, हमसे किसी से भी मतलब नहीं होता, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब होता है। तो हम 257 पावर 45 लिखें, या फिर 7 के पावर 45 लिखें, या फिर 248 के पावर 73 लिखें, या 8 के पावर 73 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 45 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और 73 को जब सिंप्लीफाई करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग हम क्यों देंगे, इसको जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम वहाँ बताएंगे कि 4 से भाग क्यों देते हैं। तो यहाँ भी हम 4 से भाग देंगे। तो हमको इसके भागफल से कोई मतलब नहीं होता, केवल शेषफल से मतलब होता है। जो शेषफल आता है इसके ऊपर लिख जाता है, और वो शेषफल 4 से कम होना चाहिए। तो 4 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 11 चौक 44, 44 बार खत्म, कितना बचेगा? 1 बार गुणे। जब इसमें हम भागा देंगे तो 4 एक कम 4 बचा 32, तो कितना? 8 बार जाएगा। यहाँ भी हमें 8 के पावर कितना मिलेगा? 1। तो 7 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 8 के पावर 1 बराबर 8 7 56। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। आंसर डी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। 12 39 8x 6 3 7 8 y संख्या 72 से विभाज्य है, तब 7x प्लस 7y का मान, यहाँ अंडर रूट है, हाँ इधर दिया है। विभाज्यता के नियम पे सवाल आधारित है। विभाज्यता का नियम यानी यहाँ 72 दिया है, तो 72 से हम भाग देके हमें x और y का मान निकालने में बहुत कठिनाई होगी। ये इनफैक्ट हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसको जब विभाज्यता का नियम जो जो हमके पता होता है, जैसे कि 2 3 5 6 7 8 9 11 13 17 19, तो हम इसको ऐसे में तोड़ेंगे जो हमें उसका डिविजिबिलिटी रूल पता हो। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 और 9, यानी 8 9 72। 8 और 9 दोनों से जब ये संख्या कट जाएगी तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 72 से कट जाएगी। तो हमारी उसको पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 9 8 x 6 3 7 8 y। हम सबसे8 को उठाते हैं, क्योंकि 8 का सबसे ईजी होता है। ईजी इसलिए होता है क्योंकि अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो संख्या भी हमारी 8 से क्या होगी? कट जाएगी। तो हम 8 से देखेंगे तो 778y बटा के 8। जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 9 72, 9 बार में खत्म होगा, तो हमारा शेष कितना बचेगा? 6। तो यहाँ हो जाएगा 6y। तो हम y का मान ऐसा क्या रखें जो कि 6 के इकाई के अंक में आएगा, और 6 दहाई का अंक है, तो हमारा यहाँ 6 दहाई और y का इकाई का अंक दोनों मिलके 8 से कट जाए। तो 8 जब हम इसको भाग देंगे तो अगर y का मान 1 लेंगे 61, तो 8 के पहाड़े में नहीं आता। अगर 2 लेंगे 62 तो भी नहीं आता। क्या आता है? 8 8 8 यानी 64। तो y बराबर हम 4 ले सकते हैं। 5 भी लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 6 नहीं लेंगे तब भी नहीं कटेगा, तो हम क्या लेंगे? 4। तो y का मान हमें यहाँ से क्या मिल गया? हमें यहाँ से y का मान क्या मिल गया? 4। अब हम x का मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे? 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर इन संख्याओं का योग 9 से कट जाता है तो ये संख्या भी हमारी 9 से कट जाएगी।
या फिर अगर कहीं भी 9 दिखता है या फिर 9 का सम होता है तो हम वहां काट देते हैं। तो 9 है, 9 काट देंगे, 6 और 3 दोनों 9 हो गए, इसको भी काट देंगे, 8 प्लस 1 ये भी खत्म, 7 प्लस 2 9 ये भी खत्म। तो कितना बचा, 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, फिर कितना बचा इधर 8 और फिर y का मान 4, 8 4 12, 12 3 15 प्लस एक्स। इसको हमें 9 से क्या करना है, भाग देना है। तो 15 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना रखे कि ये 9 से कट जाए, तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे, अगर हम 3 रखते हैं तो 15 प्लस 3 18, कितना आएगा 18, जो कि हमारा 9 से कट जाता है। तो x का मान हमें कितना मिल जाता है 3 और y का मान हमें कितना मिल जाता है 4। तो हमसे क्या पूछा है, अंडर रूट 7x प्लस 7y का मान। तो अंडर रूट 7 गुणे x का मान कितना दिया है 3 प्लस 7, y का मान कितना दिया है 4। तो 7 तिली के 21 प्लस ये 4, 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 49। 49 इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हमारी जो इसका मान आ गया, इसका मान कितना आ गया 7, यानी आंसर सी सही है। मेंसुरेशन का सवाल, मेंसुरेशन का सवाल भी हम एसएससी जीडी में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इसको भी हमें बारीकी से जानना होगा आने वाले समय में जब इसको पढ़ाया जाएगा। अभी पढ़ाने में अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है ज़्यादा दूर नहीं है, अब बहुत ही पास आ गया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है कि आपका वर्दी का सपना, जो गांव वाले लड़कों का सपना होता है, वो पूरा हो पाएगा। तो बोला है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन। हमसे क्या पूछा है, बेलन का आयतन। एक बेलन है, एक क्या है, बेलन, जिसकी ये ऊंचाई कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, आधार की परिधि, यानी कि ये आधार की परिधि ये कितना दिया है 66, ये कितना दिया है 66। तो हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यानी 22/7, आर का मान हम निकालेंगे और हमारी ऊंचाई कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर एच। एच दिया है, पाई का मान हम रख सकते हैं 22/7, हमको निकालना है आर। तो आर हम कैसे निकालेंगे, क्यों हमें यहाँ पे दिया है कि आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर, कितना दिया है 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 66। तो 22 से कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 7 का इधर गुणा करेंगे, 7 तिली के 21, 2r बराबर 21 और r बराबर कितना हो जाएगा 21/2। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, दशमलव में लेके जाएंगे तो हमें आगे चल के दिक्कत होगी। तो हमें क्या पूछा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, हमें बेलन का आयतन यानी पार स्क्वायर एच निकालना है। तो पाई कितना हो जाएगा 22/7 गुणे आर का मान हम कितना निकाले हैं 21/2, वर्ग दिया है, या तो वर्ग कर देंगे इसको ऊपर 2 घात, या इसको 2 बार लिख देंगे 21/2 इंटू एच। एच कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 4 को कितना बार में काट देंगे 10 बार में, 7 तिली के 21, 21 त्याई 63, 63 और गुणे 10 कितना हो गया 630। तो 22 गुणे 630 कितना आ जाएगा, 22 जीरो में 0, 22 तेईं 66 के 6, 22 6 का 132 और 132 है 138। इतना हमारा कितने में, किस में आएगा सेंटीमीटर और क्यूब में, क्योंकि हमेशा आयतन किस में आता है क्यूब में आता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया
138 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आंसर कौन सा सही है? आंसर डी सही है। चलते अगले सवाल पे। क्या है कि ये अनुपात का सवाल है। बोला है कि तीन संख्याओं का अनुपात 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर जो दिया है, हमें कितना दिया है? 800 दिया है। तो बोला है कि तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो अगर हमारा कोई जो कि अनुपात दिया रहता है, अनुपात ना कभी दशमलव में रहता है ना कभी बटे में रहता है, उसको हम क्या करते हैं कि एक प्रॉपर मान निकालते हैं, यानी कि उसको सही मान में लिखते हैं। तो कितना दिया है? 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/3। जब हम इसको सही क्रम में लिखते हैं, यानी कि सही वे में लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि नीचे का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 5 3 15, 15 चौके 60। उस एलसीएम को यहाँ गुणा कर देते हैं और फिर इसको हल कर देते हैं। तो 4 का भागा 60 में देंगे तो कितना आएगा? 15, 15 चौके 60। 5 का भागा 60 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 12, 12 पंजे 60। 3 का भागा 60 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 20 बार। तो हमसे क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 800 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 12 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 8। इसकी वैल्यू हमें कितना दी है? 800 दी है। तो 800 दी है, तो 8 की वैल्यू 800 दी है, तो ये कितने गुना है? 100 गुना है। ये 100 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है कि तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, यानी कि ये तीन संख्याएं, इनका योग ज्ञात करना है। तो संख्याएं, ये हमारी संख्याएं किस में है? अनुपात में है। तो अनुपात में है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 + 15 27, और 27 20 47। तो हमसे 47 का मान पूछा है। तो 47 का मान भी कितना गुना होगा? 100 गुना। तो कितना आएगा आंसर? 4700। हमारा आंसर डी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। मेंसुरेशन का सवाल है। इसमें त्रिभुज का परिमाप दिया है और हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण, तीनों भुजा बराबर होती हैं, यानी कि तब इसका परिमाप कितना हो जाएगा? a + a + a, यानी कि 3a। तो परिमाप दिया है त्रिभुज का परिमाप, यानी कि 3a = 36√3। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, यानी भुजा का मान निकालेंगे, तभी हमें ऊंचाई का मान मिलेगा। तो 3 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 12 बार में। तो हमारी भुजा कितनी आ गई? यानी a कितना आ गया? 12√3। हमारी भुजा कितना आ गई? 12√3। जब हम इसका h यानी ऊंचाई निकालते हैं तो ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज की ऊंचाई √3a/2। a इसकी त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र है। तो हम इसका मान रखेंगे √3 गुणे a का मान कितना दिया है? 12√3/2। 2 से 12 को काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार। और √3 और √3 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मान मिलेगा? 3 और 6, 6 तिली 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आज का सेशन भाई यहीं समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आगे यानी कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मॉक लगाइए, और आप हमसे पहले लगाइए और देखिए कि आपका 20 में से या 19, आज 19 सवाल हो पाए, 19 में से आपका कितना हमसे पहले और हमसे सही आता है, आपका कितना आंसर मिलता है, आप हमको ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
जय हिंद।